हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और जैसा कि आप लोगों में से कई लोग कह रहे हो कि मुझे शांगवांग लॉन्ग स्टोरी भी लानी चाहिए, आप लोग सुनना चाहते हो, मैं ला सकती हूँ, लेकिन यार आप लोग उस पर व्यूज़ ही नहीं देते हो जब लॉन्ग स्टोरी चलने लगती है। और मुझे पता है कई सारे लोगों को शांगवांग स्टोरी पसंद है, पर मैंने एक बार आप लोग के ही कहने पर एक शांगवांग लॉन्ग स्टोरी लाई थी, पर उस पर व्यूज़ देख के मेरा तो सर चकरा गया था, जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं नहीं लाऊंगी। बट अब आप लोग फिर से कह रहे हो कि आप लोग को लॉन्ग स्टोरी पसंद है शांगवांग वाली, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाऊं लॉन्ग स्टोरी तो प्लीज़ कमेंट में बताना। वैसे मैं एक पोल डाल दूंगी और उस पोल के हिसाब से बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, मैं शांगवांग स्टोरी ले आऊँ कि मैं एक वॉन्गशन स्टोरी ही शेयर करूँ। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा जैसा होगा, और जिस पे ज़्यादा वोट आएंगे मैं वही करूँगी। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो चलिए हम देखते हैं अपनी स्टोरी को। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक ओमेगा जो अपनी शादी से भाग रहा है, वो भी उसने वाइट रोब्स पहने हैं। और ये क्या, ये तो लैन फैमिली के रोब्स हैं। जो इंसान भाग रहा है वो लैन फैमिली का है, इसका मतलब। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर में ये कौन है और ये आखिर में अपनी शादी से क्यों भाग रहा है। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है जियान क्लैन का। जियान क्लैन में जो वीवुशियान है उनको बुलाया जाता है, उनके फादर बुलाते हैं फेमियान। फेमियान जब उनको बुलाते हैं तब कहते हैं विंग, तब विंग कहते हैं जी फादर। फेमियान बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी जो शादी है वो तय कर दी है, और मैं चाहता हूँ जिस ओमेगा से मैंने तुम्हारी शादी तय की है उसी से तुम्हारी शादी हो। तब विंग बोलता है फादर आप जिससे कहेंगे उससे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब फेमियान इस बात पे खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे पता था कि तुम मेरी बातों को कभी भी मना नहीं करोगे। मुझे पता है तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो और तुम मेरी बातें मानते हो। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं ठीक है तुम्हें तुम्हारी शादी के बारे में पता चल जाएगा। और ये कह के विंग को वहाँ से भेज देते हैं, और विंग वहाँ से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद वो देखता है अपने बगल में, वहाँ पे उसका भाई जो जियान चन है वो खड़ा था। वो देखता है और कहता है गग्गा क्या हुआ, आपकी शादी तय हो गई? ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपकी शादी तय हो गई गग्गा। तब जो विंग था वो कहता है तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, ना तुम ये सब कहे होते और ना मैं इस झंझट में फंसता। तब जो जो जियान चंद था वो कहता है पर ये तो अच्छी बात है ना ब्रदर कि मैंने आपकी शादी के लिए कम से कम सुझाव तो दिया था माता पिता को। तब विंग कहता है ये सारी की सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से हो रही है। अगर मेरी शादी तय हो गई और मुझे कोई अच्छा ओमेगा नहीं मिला तो देख लेना मैं तुम्हारी कैसे बैंड बजाता हूँ जियाचंद। तब जियाचंद कहता है ओह ब्रदर, अब आपको ये सब कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आपकी शादी तय हो चुकी है, और जो शादी तय हुई है वही शादी होगी, इतना तो मैं कन्फर्म हूँ। और ये कह के वो खुश हो जाता है। तब जो विंग था वो कहता है वैसे मैं तुमसे एक बात बोलूँ? तब जियाचंद कहता है हाँ बोलो। तभी वहाँ पे जियान यानले आती है, और जियान यानले आते हुए कहती है आशियन तुमने अपनी ओमेगा की फ़ोटो देखी? तब विंग कहता है आशिया अब आप भी आके मुझे टीस कर रही हो। तब जो यानले थी वो कहती है नहीं आशियन, मैं तुमको टीस नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास तुम्हारी ओमेगा की फ़ोटो है, ये देखो मैं लेके जा रही हूँ फादर के पास। तब विंग कहता है शिजे क्या मैं देख सकता हूँ? तब यानली कहती है नहीं नहीं विंग तुम नहीं देख सकते क्योंकि इस पे देखो सील लगी हुई है, और इसको सबसे पहले फादर ही खोल के देखेंगे, तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिखा सकती हूँ, ये तो डिसरिस्पेक्ट होगी ना फादर की। तब विंग कहता पर शिजे शादी मेरी होने वाली है तो मुझे भी तो पता रहना चाहिए वो ओमेगा कैसा है। तब यानली कहती है विंग तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ओमेगा बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, और मैंने सुना है वो लैन क्लैन का है और वो हर रूल्स फॉलो करता है। ये सुन के जो जियान था वो हंसने लगता है और कहता है वाह क्या बात है, ऐसी शादी मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। जो इंसान अपने लाइफ में रूल्स को कुछ मानता ही नहीं है उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ तय हो रही है जो रूल्स में बंधा रहता है। तब जो यानली थी वो कहती है चैन ऐसा मत बोलो। तब विंग कहता है हाँ शिजे ये बहुत बुरा है, ये देखो मेरे बारे में कैसा बोल रहा है, ये सब मेरे सामने बोलना चाहिए, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया शिजे, ये जो बोल रहा है जियान चंद मुझे बहुत गुस्सा आ रही है शिजे, मैं क्या करूँ? तब यानली कहती है विंग ऐसे नहीं बिहेव करते हैं, जियान चंद की बातों को छोड़ो, वो छोटा है वो कुछ भी बोलता है। और यहाँ पर जो विंग है उसकी उम्र है 25 साल, और जो जो जियान चंद है उसकी उम्र है 22 साल। तब जो जियान चंद था वो कहता है मैं शिजे इतना छोटा नहीं हूँ समझी, और आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। तब यानली कहती है पर
जियाचन तुम हमारे लिए बच्चे ही रहोगे, और वैसे भी अब मुझे जाना पड़ेगा फादर के पास, नहीं तो अगर मैं लेट हो गई तो फादर गुस्सा करेंगे। और ये कह के यानली वहाँ से चली जाती है, और इधर विंग और जियाचन एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं एकदम बच्चों की तरह। और इधर यानली अंदर आती है, और अंदर आने के बाद वो अपने फादर के सामने उस स्क्रोल को रख देती है। तब फेमियन कहते हैं कि तुमने ये विंग को तो नहीं दिखाया। तब यानली कहती है नहीं फादर, मैंने नहीं दिखाया, जैसा आपने मना किया था। तब फेमियन कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, और ये कह के वो उस स्क्रोल को खोलते हैं और उसमें फ़ोटो देखते हैं और कहते हैं ये ओमेगा तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा निखर के आई है। और ये कह के वो उस स्क्रोल को देखने लगते हैं। तब यानली कहती है फादर क्या मैं भी देख सकती हूँ। तब जो फादर थे वो कहते हैं हाँ ज़रूर तुम देख सकती हो, और उसे दिखाते हैं। तब यानली कहती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। तब फेमियन कहते हैं हाँ सुंदर तो है, और विंग के साथ इसकी जोड़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। तब यानली कहती हाँ फादर आप सही कह रहे हो, विंग के साथ इस ओमेगा की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। और ये कह के वो दोनों खुश हो गए थे। और इधर विंग और जियाचन दरवाजे के पास ताका झांकी करने की कोशिश कर रहे थे, पर अफसोस उन लोगों को कुछ ना सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। वो दोनों अभी भी झगड़ रहे थे अंदर देखने के लिए। तभी जो यानली थी वो डोर को खोल देती है, और उनके सामने जियाचन और विंग गिर जाते हैं। और जब ये फेमियान देखते हैं तब कहते हैं ये तुम दोनों का क्या बिहेवियर है, तुम दोनों ऐसे बिहेव करते हो, तुम यहाँ के प्रिंस हो, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। और ये कह के वो जोर से चिल्लाते हैं। और तभी वहाँ पे मैडम यू आती है और कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। तब फेमियान उनको स्क्रॉल देते हैं और कहते हैं ये देखिए आपके बेटे की ओमेगा की फ़ोटो आई है, आप देख सकती हैं। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ ज़रूर, और वो लेके उस स्क्रॉल को देखने लगती है, और वो कहती है सच में ये ओमेगा बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। तब जो जियाचन था वो कहता है फादर गग्गा भी देखना चाहते हैं अपनी ओमेगा की फ़ोटो। तब विंग कहता है जियाचन ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुमसे कहा कि मुझे देखना है। तब जियाचन कहता है गग्गा मैं आपके मन की बातें समझ गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप देखना चाहते हो। तब विंग कहता है जियाचन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब जियाचन कहता है गग्गा ऐसे नहीं बिहेव करते हैं, मुझे पता है कि आप मुझे मार सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे मदर फादर सब लोग हैं और आप इनके सामने मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और ये कह के जियाचन हंसने लगता है। तो विंग कहता है रुको अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कह के वो जियाचन के पीछे जा रहा था उसे मारने के लिए। तभी मैडम यू कहती हैं विंग। तब विंग रुक जाता है और वो अपनी मॉम को देखता है, और वो सीधा आके उन्हें वो करता है और कहता है जी मदर कहिए। तब मैडम यू कहती हैं देखो अपनी ओमेगा को, तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें पसंद तो है ना। तब विंग अपने हाथों में लेता है और मन में सोचता है चाहे पसंद हो चाहे ना हो, शादी तो फादर ने तय कर ही दी है, बस ये लोग मुझसे पूछ के बस ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं कि मेरी मर्जी जानना चाहते हैं। और ये कह के वो स्क्रॉल को ले लेता है और कहता है मदर मैं बाद में देख लूँगा। तब फेमियान कहते हैं नहीं तुम अभी देखो और फिर ये स्क्रॉल मुझे वापस करो, मुझे अपने पास रखना है। और ये कह के वो विंग को देखते हैं। तब विंग शायद करता है कि हाँ क्या क्या ज़बरदस्ती है। वो अपनी ओमेगा की फ़ोटो अब शांति में भी जाके नहीं देख सकता है, और ये सोच के वो उस स्क्रॉल को खोल देता है। और खोलने के बाद वो पहले देखता नहीं, वो इधर उधर देख रहा। तब यानली कहती है आशियान तुम अपना देखो तो, तुम इधर उधर नज़र क्यों दौड़ा रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ देख रहा हूँ। और ये कह के वो उस स्क्रॉल को देखता है, और उस स्क्रॉल को देख के उसकी नज़र उसी फ़ोटो के ऊपर थम जाती है, क्योंकि वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ही प्रिटी था, बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा था कि कोई गॉड बैठा हुआ है। ये देख के उसकी आंखें चमक जाती। और विंग कहता है क्या ये मेरा ओमेगा है। तब फेमियान कहते हैं क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया क्या। अगर विंग तुम्हें ये पसंद नहीं आया है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हारी शादी इसी ओमेगा के साथ होने वाली है। तब विंग कहता है नहीं मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ, क्या आपने इस ओमेगा को मेरे लिए चूज़ किया है। तब फेमियान कहते हैं हाँ इसी को तो चूज़ किया, तभी तो तुमको इसकी फ़ोटो दिखा रहे हैं। तब विंग कहता है ओह अच्छा। तब मैडम यू कहती है क्या हुआ विंग, तुम्हें पसंद नहीं है, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो बता दो हमें। तब विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब सब ठीक है। तब मैडम यू कहती है नहीं विंग अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हम ये शादी कैंसिल कर देंगे। तब विंग सोचता है इतना सुंदर ओमेगा, और ये अब मेरी शादी कैंसिल कराने के पीछे पड़ गए। कहता है नहीं मॉम सब कुछ ठीक है, मुझे ओमेगा पसंद है। और ये कह के वो वहाँ पे स्क्रॉल रख के वो करके भाग जाता है बाहर। और ये देख के जो जियान यानली थी वो हंसने लगती हैं, उन्हें समझ में आ गया था कि विंग को ये ओमेगा पसंद आ गया, नहीं तो विंग पक्का कुछ ना कुछ इसके अंदर बुराई तो निकाला ही होता। पर विंग ने कोई भी बुराई नहीं निकाली, तो ये अच्छी बात है। वो ये सोचती हैं और फिर वहाँ से वो भी चली जाती हैं। और इधर विंग अपने रूम में आके सोचने लगता है कि हाँ उसका ओमेगा कितना सुंदर है। और ये सोचते हुए विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, लैन क्लैन का सीन, जहाँ पे वांगजी को जो कुनैन थे वो बुलाते हैं और कहते हैं हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है जियान फैमिली के बेटे से जिसका नाम विवुशियान है। तब वांगजी सुनता है और कहता है नहीं मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को ऐसे ही बितानी है अपने लैन क्लैन में।
अपनी लैन क्लैन की सेवा करते हुए। तब जो कुरैन थे वो कहते वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम एक ओमेगा हो और तुम्हारी शादी होके ही रहेगी चाहे जो हो जाए, तुम ऐसी शादी से भाग नहीं सकते हो। तब वांग जी कहता पर अंकल मुझे शादी नहीं करनी है, आपको तो पता है कि मैं हमेशा से बस अपने क्लैन के लिए ही सर्व करना चाहता था और आप मुझे ऐसे शादी करके यहाँ से भगा नहीं सकते हो। मैं अपने गग्गा का हेल्प करना चाहता था उनके राज्यों के काम में। तब कुरैन कहते हैं तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हारी शादी होगी तो होगी जियान सेक्ट में। तब जो वांग जी था वो कहता नहीं मैं ये शादी नहीं करूँगा, अगर आप मेरी शादी कराने के पीछे ज़्यादा पड़े तो मैं इस शादी से भाग जाऊँगा। तब कुरैन देखते हैं उसे और हंसने लगते हैं और कहते हैं सच में तुम भाग सकते हो, तुम नहीं भाग सकते हो वांग जी, और तुम्हें ये शादी करनी होगी। तुम्हें नहीं पता अगर ये शादी नहीं हुई तो युद्ध की भी स्थिति बन सकती है। तब वांग जी कहता है पर मुझे नहीं करनी है, आप समझ नहीं रहे हो मेरी बातों को। तब कुरैन कहते हैं वांग जी मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ और मैंने डिसीजन कर लिया है कि तुम्हारी शादी होगी तो होगी, ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। और ये कह के कुरैन वहाँ से चले जाते हैं और इधर जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए। ये लोग मुझे क्या समझ के रखे हैं, ये लोग मुझे ऐसा वैसा समझते हैं, ये लोग ऐसा वैसा ना समझे, मैं इस शादी से भाग जाऊँगा। और ये वांग जी का फुल प्रूफ प्लान था कि वो शादी से भागेगा। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। इधर विंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश था अपनी ओमेगा की फ़ोटो देख के और वो उस ओमेगा के साथ रहने के बहुत सारे सपने सजा रहा था। और इधर वांग जी जो था वो अपने प्लान पे फोकस कर रहा था कि उसे शादी से भागना है, चाहे जैसे वो शादी से भाग जाएगा, ये सब छोड़ो, उसे तो कुछ पता ही नहीं, बस वो शादी से भाग जाएगा। अब हमें दिखाते हैं शादी वाला दिन, जिस दिन वांग जी और विंग की शादी थी। आज जो जियान फैमिली थी वो लान क्लैन में पहुंचने वाली थी और रात में शादी थी। तब जो विंग था वो तो सुबह ही उठ गया था। आज वो कभी भी सुबह नहीं उठता था, हमेशा मतलब 9-10 बजे जाते थे, लेकिन आज विंग सुबह 5 बजे से उठ के तैयार होकर हर काम जल्दी जल्दी करा रहा है। और ये देख के यानली हंस रही है कि विंग तुमको शादी करने की इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि तुम इतने जल्दी इतने काम करा रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा विंग कि तुम्हें शादी की इतनी ज़्यादा जल्दी है। तब विंग कहता हाँ चुप रहिए, आप ऐसी बातें मत बोलिए, मैं अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा ही बेताब हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं शादी के लिए जल्दी नहीं पहुँचा ना तो हो सकता है मेरा ओमेगा गुस्सा हो जाए। तब जो बेंचिंग थी वो हंसने लगती है और कहती है विंग चाहे जब तक पहुँचेंगे पर शादी होगी तुम्हारे पहुँचने के बाद ही, क्योंकि तुम ही वहाँ के दूल्हे हो तो तुम इसकी टेंशन मत लो, शादी तुमसे ही होगी। और ये कह के वो हंसने लगती है। और तभी वहाँ पे फहमियान आते हैं और फहमियान जब इन लोग को हंसते मुस्कुराते हुए देखते हैं तब वो सबको घूरते हैं और सब लोग शांत हो जाते हैं, सब लोग वहाँ से हट जाते हैं, अपने अपने किनारे हो जाते हैं, जहाँ जिसको बैठना था या फिर खड़ा होना था सब लोग चले जाते हैं। और फिर अब इनका जियान सेक्ट से निकल चुका था इनकी पूरी बारात और ये लोग अभी पहले बोट से जाएंगे, फिर बोट से उतरने के बाद वहाँ से अपना घोड़ा गाड़ी और घोड़े जो भी करना है वो सब करेंगे। तब ये लोग अब बोट में बैठ जाते हैं और बोट में जाते हुए वो लोग बातें कर रहे थे लैन क्लैन के बारे में कि लैन क्लैन में 3000 से ज़्यादा रूल्स हैं और वहाँ पे रूल ब्रेक करने पर कैसे होता है, वहाँ के लोग कैसा खाना खाते हैं, वहाँ के लोग हंसते नहीं हैं, ये सब बता रहे। तब जो विंग था वो कहता हाँ शीजा कुछ भी हो पर मैं अपने ओमेगा के ऊपर इतने सारे रूल्स को काम करने नहीं दूंगा, मैं अपने ओमेगा से कह दूंगा कि उसे रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपनी मर्जी का जी सकता है। और ये कह के विंग अपने सिस्टर को देखता है। तब जो यहाँ थी वो कहती है विंग मैं तुम्हारी बातें समझ रही हूँ बट तुम नहीं जानते जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो तो रूल्स फॉलो करने में सबका आदर्श है। हम हर जगह अगर रूल्स फॉलो करने का एग्जाम्पल दिया जाता है तो वो तुम्हारे हस्बैंड का दिया जाता है, तो तुम टेंशन मत लो, चाहे तुम कहो चाहे ना कहो वो रूल्स फॉलो करेगा ही, इतना हमें कंफर्म है। तब विंग कहता क्या वो इतना रूल्स फॉलो करता है? तब जो यानी थी वो कहती हाँ क्योंकि उसी का हर जगह नाम लिया जाता है, हर जगह चर्चा होती है कि जो हमारे सेकंड मास्टर हंगमंग जुन है वो हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करते हैं और कभी भी कोई भी रूल नहीं तोड़ते हैं, बचपन से उन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। तब विंग कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है। और ये कह के वो कुछ सोचने लगता है और कहता है कोई बात नहीं मैं उसे सिखा दूंगा, अपनी तरह बना दूंगा। और ये कहते हुए वो लोग बातें करते हैं तभी मैडम भी कहती है हाँ तुम अपनी तरह ही बनाओगे जैसे तुम हो, हमेशा परेशान करते रहते हो, पर अच्छा है कि वो तुम्हारी जैसा नहीं है, कम से कम एक इंसान शांत तो रहेगा। और ये कह के वो देखती है विंग को। तब विंग कहता है मॉम आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आप अपने बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। तब जो मैडम थी वो कहती है मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, और इतना बोल के शांत हो जाती है। और इधर विंग तो बहुत एक्साइटेड था और हमें लैन क्लैन का सीन दिखाते हैं। लैन क्लैन में जो वांग जी था वो बैठा हुआ था और वो कह रहा था कि उसे शादी नहीं करनी है, उसे ये शादी नहीं मंजूर है, वो नहीं करेगा चाहे जो हो जाए, आप लोग चाहे जो कर लो, चाहे ज़मीन
फाड़ दो, चाहे आसमान तोड़ दो, वो नहीं करेगा शादी। पर यहाँ पे विंग विंग वांग जी की सुनने वाला कोई नहीं था। सब लोग बस वांग जी को सजा रहे थे और वांग जी बैठे बैठे ही चिल्ला रहा था। तब जो कुरैन थे वो आते हैं और कहते हैं, वांग जी ये सब क्या बिहेवियर है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी शादी होगी तो होगी, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? और तुम्हें इस शादी से आखिर में प्रॉब्लम ही क्या है? इतना अच्छा लड़का है और सब कुछ इतना बेहतर है, तो तुम क्या चाहते हो? तब वांग जी कहता है, मैं शादी ही नहीं करना चाहता हूँ अंकल, आप मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे शादी से ही नफरत है। तब कुरैन कहते हैं, देखो वांग जी, मुझे पता है तुम्हें शादी नहीं पसंद, तुमने अपने माँ बापा की फेलियर शादी देखी हुई है और मैंने शादी ही नहीं की, तुम मेरी कहाँ से देखोगे? मुझे पता है कि तुम्हें शादी से यही डर है कि तुम्हारी शादी कहीं फेल ना हो जाए, पर तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अल्फ़ा चूज़ किया है, तुम्हारी साथ ऐसे नहीं होगा। और ये कह के वो समझाते, पर वांग जी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और तभी जो लैन शिचान थे वो आते हैं। तब कुरैन कहते हैं, शिचान तुम इसको समझाओ, अगर ये नहीं समझा ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के कुरैन वहाँ से चले जाते हैं और इधर शिचान वांग जी को देखते हैं और वो शायर करते हैं। फिर वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मेरे भाई, तुम ऐसे बिहेव मत करो, अंकल जो कह रहे हैं उनकी बातें मान लो और शादी कर लो। तुम्हें इस शादी से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताओ, मैं उस चीज़ को सॉल्व कर दूंगा, मुझे बताओ आखिर में प्रॉब्लम क्या है। तब वांग जी कहता है, गग्गा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे शादी नहीं करनी। तब शिचान कहते हैं, देखो वांग जी, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हें ये शादी करनी होगी तो करनी होगी, ये हमारा आखिरी फैसला है। और ये कह के शिचान भी वहाँ से चले जाते हैं और इधर वांग जी चिल्लाता रहता है, गग्गा मेरी बात सुनो, मुझे नहीं करनी है। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और कुछ टाइम के बाद उसे तैयार करके उसके कमरे के जो मेट्स थे वो भी चले जाते हैं। और इधर वांग जी देखता है और वो कहता है, ये मुझे रोक पाएंगे, ये मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। और ये कह के वो अपने इधर उधर देखने लगता है। और अभी भी जो वांग जी है वो 22 साल का ही है, वांग जी भी। तो वांग जी कहता है, इन लोग की चाहे जैसी दरवाजे हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और ये कह के वांग जी इधर उधर सब कुछ देखने लगता है। और अभी वो तैयार होकर बस बैठा हुआ था और कुछ टाइम में वहाँ पे जियान जो फैमिली थी वो पहुँच गई थी और ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि जियान फैमिली पहुँच चुकी है। अब जो जियान फैमिली थी उन्हें लेके जाया जाता है गेस्ट रूम में, जहाँ पे सारे मेहमान रुके हुए थे और उनके लिए स्पेशली तैयार किया गया था कुछ कमरे। तो उसमें विंग जाता है। अब विंग को वहाँ पे तैयार करने लगते हैं सब लोग, क्योंकि अब शादी का रिचुअल स्टार्ट होगा। तब विंग को तैयार करते हैं और विंग को लेके जाते हैं उस शादी के रिचुअल में और वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। तब विंग वहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपने जो रिचुअल्स थे दुल्हन के आने से पहले वो करने लगता है। और करते हुए सोचा था वांग जी आएगा और उसकी शादी होगी वांग जी के साथ, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा। और ये सोचते हुए वो वेट करने लगता है और तभी एक इंसान भागते हुए आता है कि हम जो ब्राइड है वो भाग चुकी है। और ये सुन के कुरैन तो नीचे बैठ जाते हैं और अपने सर पे हाथ रख देते हैं, क्या ये क्या हो गया? और विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हमें दिखाते हैं इधर वांग जी को। फ्लैशबैक से अब हम बाहर आ चुके हैं। तब वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी जो उसका लैंड क्लैन था वहाँ से वो भाग रहा था, वो ब्राइड की ड्रेस निकाल के और जो उसका वाइट कलर का ड्रेस था उसको पहन के, और वांग जी वहाँ से सक्सेसफुली भाग भी लेता है। और अपने चेहरे पे उसने एक कुछ हल्का सा रुमाल टाइप में भी बांध लिया था, जैसे उसे कोई देख ना पाए। और जब वांग जी लैंग क्लान से थोड़ी दूर आता है तब वो देखता और कहता, हाँ इन लोगों को क्या लगा था, ये लोग मुझे पकड़ के रख पाएंगे? नहीं, इम्पॉसिबल है, मुझे ऐसे कैद करके रखना। आज तक मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, लेकिन आज मुझे अपनी जान बचाने के लिए ये रूल तोड़ना पड़ेगा। हाँ इसमें मेरी जान नहीं जाती, पर मेरी ज़िंदगी का सौदा मेरे अंकल कर रहे थे, पर कोई ना, मैं यहाँ से बच के भाग आया। और ये कह के वांग जी अपना जो फोरहेड रिबन था उसको निकाल के रख लेता है और अब वहाँ से जाने लगा था कि अब उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये कह के वो आगे चला जाता। और इधर हमें लैंड क्लैन में दिखाते हैं कुरैन अब जियान फैमिली के सामने आते हैं और उनसे माफ़िया मांगने लगते हैं, कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हम नहीं जानते थे कि वांग जी शादी से भाग जाएगा। और इधर जो फेमियान थे वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे, अगर तुम्हारा ओमेगा शादी नहीं करना चाहता था तो तुम्हें बताना चाहिए था, हम कभी भी इस शादी के लिए फोर्स नहीं किए थे, जो तुमने ऐसा किया हमारी कितनी बेइज्जती हुई। और ये सब फेमियान चिल्ला रहे थे। तब जो विंग था वो सामने आता और कहता है, आप फादर कुछ मत बोलिए, इनको कुछ मत बोली। और ये कह के वो कहता है अब सबको यहाँ से चलना चाहिए, अब यहाँ पे कोई शादी नहीं होगी। और ये कह के जियान फैमिली वहाँ से निकल जाती है। और इधर जो कुरैन थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आती है। वो कहते हैं, लैन वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस चीज़ की तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, तुम सोचोगे कि तुमने ये गलती कहाँ से कर दी। और ये कह के फेमियान जो
सॉरी जो कुरैन थे वो शेशान को देखते हैं और कहते हैं तुम अपने भाई को नहीं संभाल पाए, जाओ अपने भाई को ढूंढ के कहीं से भी निकालो। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो लान शेषन थे वो कहते हैं तुम कहाँ चले गए वांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया वांग जी। और ये कह के वो अब सैनिकों से कहते हैं ढूंढने के लिए। और इधर फेमियान बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होते हैं, वो तो रुके ही नहीं लान क्लान में, वो सीधा वहाँ से निकल आए और कहते हैं विंग मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा ओमेगा ढूंढूंगा, तुम टेंशन मत लो। और विंग अब कहता है फादर आप टेंशन मत लीजिए, मैं वांग जी को ढूंढ के लाऊंगा और मैं वांग जी से ही शादी करूंगा। तब जो फेमियान थी वो कहते हैं पर तुम ये क्यों करना चाहते हो, वो ओमेगा तुम्हें छोड़ के भाग चुका है तो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं अब उसे लाऊंगा और चाहे जैसे मैं उसे ला के फिर से उससे शादी करके रहूँगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और ये कह के विंग देखता है अपने फादर को। तब फेमियान कहते पर बेटा हमारी इतनी बेइज्जती हुई है उस ओमेगा की वजह से, तुम उससे फिर से शादी करोगे। तब जो विंग था वो कहता है फादर मैं जानता हूँ कि हमारी जो बेइज्जती हुई है, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे देख के पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया और फिर उसके बाद वो मेरा मेड है, वो मेरा ओमेगा पार्टनर है और मैंने उसे अपना पार्टनर मान भी चुका है, मैंने दिल से एक्सेप्ट किया है। और अगर वो ऐसी शादी नहीं चाहता था तो ठीक है, मैं पहले उसे खुद से प्यार कराऊंगा फिर उसके बाद उससे शादी करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाके उसे हर हालत में लाऊंगा। तब फेमियान कहते हैं पर विंग बेटा तुम कैसे उसे ढूंढोगे, वो पता नहीं कहाँ भाग के गया, हो सकता हो किसी से वो प्यार ही करता हो। तब विंग कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, पर मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। अगर वो किसी से प्यार करता होगा और उसके लिए मुझे छोड़ के गया होगा तो ठीक है, मैं उसे छोड़ दूँगा, मैं उसे कभी भी नहीं परेशान करूँगा। लेकिन अगर उसने मुझे बस इस शादी का ही रीज़न दे के छोड़ा है तो मैं उसे अपने प्यार में गिराऊंगा, फिर उसे लेके आऊँगा। और ये कह के विंग वहाँ से अपने जाता है, कपड़े बदलता है और वहाँ से अपने ब्लैक रोज में ही एक घोड़ा लेके निकल जाता है। और इधर जो फेमियान थे वो शाय करते हैं और कहते हैं पता नहीं कौन से मैंने मुहूर्त में वांग जी की शादी विंग से तय कर दी और विंग अब उस लड़के के पीछे पागल हो गया। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं आप टेंशन मत लीजिए, हमारा बेटा बहुत ज़्यादा समझदार है, वो जो भी फैसले लेता है वो अच्छे ही लेता है। और ये कह के वो लोग वहाँ से अब निकल चुके थे। और इधर जो विंग था वो अब जाने लगा था वांग जी को ढूंढते हुए, क्योंकि विंग ने वांग जी को देखा हुआ है पर वांग जी ने विंग को नहीं देखा हुआ है। और इधर हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी एक इन में रुकता है और वहाँ पे बैठ के खा पी रहा था और कह रहा था हो मैं बच गया उस शादी से, अच्छा हुआ मैं भाग आया, नहीं तो आज मेरी जनाजे निकल रहे होते। और ये कह के वो अपना आराम से खाता है और चला जाता है एक इनमें सोने के लिए। और अभी लैन क्लान से थोड़ा दूर आ चुका था वांग जी। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग सब कुछ देख रहा था और उसे मिल ही नहीं रहा था वांग जी। और वो कहता है वांग जी तुम कहाँ हो, और वो भी जाता है एक इनमें रुक जाता है रात के टाइम। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, नेक्स्ट डे फिर से वांग जी आगे बढ़ने लगता है और विंग भी इधर वांग जी को ढूंढ रहा था पर उसे नहीं मिल रहा था। और आज का दिन वांग जी को भी चलते चलते बीत जाती है और विंग को ढूंढते ढूंढते, पर जो वांग जी था वो एक जंगल में आके रुक गया था, जंगल के बीचों बीच। वो कहता अब मैं इतनी रात में यहाँ फंस गया, मैं अब कहाँ जाऊँ, इससे अच्छा मैं वहीं रुक गया होता, कम से कम वो वहाँ इन तो मिल जाता, अब मुझे यहाँ पे नीचे ही सोना पड़ेगा। और ये कह के वो जाता है कुछ लकड़ियाँ ढूंढ के लाता है और फिर उसके बाद आग जलाता है और आग जला के वहीं बैठ जाता है और सीखने लगा था अपने आप को। और फिर वहाँ पे देखने लगता और कहता है मुझे भूख भी लगी है लेकिन यहाँ पे कुछ खाने को है ही नहीं। और इधर उधर विंग नहीं वांग जी देख रहा था, तभी कुछ झाड़ियों से आवाज़ आती है। तब वांग जी अपनी तलवार लेके खड़ा हो जाता और कहता है कौन है वहाँ पे, कौन है वहाँ पे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तब जो वांग जी था वो डर जाता और कहता है कौन है वहाँ पे, मुझे बता दो कौन है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो अपनी तलवार लेके उस तरफ बढ़ने लगता है। तभी लकड़ी टूटने की आवाज़ आती है, मतलब ऐसी टूटने वाली आवाज़ थी जैसे किसी के पैर पड़े हों उस पर। और तब वांग जी और डर जाता है, पर वांग जी सोचता है उसे जाके देखना ही होगा, आखिर में वो इस सफ़र में निकला है तो उसे ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें पार करनी पड़ेगी। तब वांग जी उस तरफ अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए जाता है और फिर वहाँ से झाल हटा के देखता और तभी उसके सामने एक लड़का आता है, जिसको देख के वांग जी ज़ोर से चिल्लाता है और फिर अपनी तलवार से अटैक करता है। पर वो इंसान इतना ज़्यादा फुर्तीला था कि वो तुरंत उस तलवार के अटैक को डॉज कर देता है। और इधर जब देखता है वांग जी कहता है तुम कौन हो, और ये कह के वो चिल्लाता है। तभी जो इंसान था वो देखता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है हेलो तुम कैसे हो। तब जो लड़का था वो कहता है तुम कौन हो, मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो लड़का हंसते हुए कहता है मेरा नाम आशियन है और मैं
तो मैं यहाँ पे देखा तो इसलिए मैं आ गया, यहाँ पे धुआं उठ रहा था। तब वांग जी कहता है ओह अच्छा, और तुम एक अल्फ़ा हो। तब जो आशियन था, मतलब विंग, मैं विंग ही कहूँगी ठीक है, पर उसने अपना नाम वांग जी को बताया है आशियन। तुम तुम यहाँ क्यों आए हो? तब विंग कहता है मैंने यहाँ पे आग जलते हुए देखा तो मुझे लगा कोई इंसान होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, और कोई बात नहीं है। तब वांग जी कहता है हाँ देख लिया ना, इंसान है, अब जाओ यहाँ से। तब विंग कहता है तुम ये कैसे बिहेव कर रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब वांग जी कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले अपना सफ़र तय कर सकता हूँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। और ये कह के वो जाके आग के पास बैठ जाता है, और इधर विंग आके वांग जी के पास बैठता है और कहता है तुम मुझे बता सकते हो तुम कहाँ जा रहे हो, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक और कहता है मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊँ। और ये कह के वो अब आग सेकने लगा था, और वहाँ पे जो विंग था वो अब अपनी बड़बड़ स्टार्ट कर दिया था। और ये सब सुन के वांग जी को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी कि ये कितना ज़्यादा अल्फ़ा बोलता है। तभी जो विंग था उसके पेट से आवाज़ आने लगती है, उसे भूख लगी थी। तभी विंग अपने पास से स्वीट पोटैटो निकालता है और उसे आग में थोड़ा सा गर्म करता है, क्योंकि वो पहले से ही पका हुआ था, तो आग में थोड़ा सा गर्म करके वो आधा तोड़ता है और वांग जी को देता है। तब वांग जी कहता है ये मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हारा स्ट्रेंजर का कुछ नहीं खाते हैं। तब विंग कहता है देखो मुझे लगता है तुम्हें भी भूख लगी होगी मेरी तरह, तो तुम इसको खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। तब वांग जी उसको देखता है पर वो नहीं लेता और कहता है नहीं मुझे नहीं खाना, और ये कह के वो अपना मुंह फेर देता है। तब जो विंग था वो देखता है और शाय करता है और कहता है हाँ ठीक है नहीं खाना मत खाओ, मुझे क्या, मैं तो खाऊंगा। और ये कह के वो आधा रख देता है वहीं पे, एक पत्ती लाके पेड़ की पत्ती थी उस पर रख देता है और फिर अपना खाने लगता है फूक फूक के, क्योंकि गर्म था। और इधर जो वांग जी था वो अपनी तिरछी नज़र से बार बार विंग को देख रहा था और कह रहा था इसको देखो ये खा रहा है मेरे सामने ही, मुझे भूख लगी और ये खा रहा है यहाँ पे। और ये कहते हुए जो वांग जी था वो अपना मुंह बना रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी, लेकिन वो अफसोस की बात कि वो कुछ कर नहीं सकता है, वो बस देख रहा था विंग को। और विंग खाते हुए कहता बहुत अच्छा है, वाह क्या बात है, कितना अच्छा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया, मैं तो सच में मुझे मज़ा आ गया। और ये कह के वो खाते जा रहा था, और इधर जो वांग जी था वो देख रहा था और उसे गुस्सा चढ़ रही थी, वो कहता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये कितना ज़्यादा बुरा है। और ये कह के वो अपने मुठ्ठियाँ बनाता, फिर वो सोचता ये तो स्ट्रेंजर है, मैं इसके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, मेरी गलती है कि मैंने कुछ अपने खाने के लिए ख़रीदा नहीं। और ये कह के वो शाय करता है और फिर चुपचाप बैठ के नीचे देखने लगता है आग में और डंडे से कुछ ड्रॉ करने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है देखो तुम्हें भूख लगी तो तुम खा लो, क्योंकि ये ज़्यादा है और इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अगर मुझे भूख लगी होती तो मैं खा लेता, ये ज़्यादा है बस तुम इसलिए ले लो, कोई मैं तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। और ये कह के वो देखता है। तब जो वांग जी था वो उस पोटैटो को ले लेता और कहता है मैं तुम्हारा ये उधार चुकता कर दूंगा, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तब विंग कहता है अरे तुम्हारे ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं। तब वांग जी कहता है नहीं मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है, मैं इसको ज़रूर चुकता करूँगा। और ये कह के वो उस पोटैटो को खाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता तुम कहाँ जा रहे हो? तब जो वांग जी था वो देखता और कहता मैं क्यों बताऊँ? तो विंग कहता हो सकता हो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो तुम्हारा सफ़र मेरे साथ करोगे तो आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। तब वांग जी देखता है एक नज़र और ऊपर से नीचे देखने के बाद वो कहता है मैं नीकलैंड जा रहा हूँ। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में? वाह मैं भी नीकलैंड जा रहा हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है पर तुम क्यों जा रहे हो? तब विंग कहता है मैं तो बस ऐसे ही जा रहा था, मैं बस इधर उधर घूमता रहता हूँ, मैं एक रॉक कल्टीवेटर हूँ और मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ और मैं अभी नीकलैंड जा रहा था। तब वांग जी कहता है अच्छा। तब विंग कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना नाम बताओगे और तुम क्यों जा रहे हो? तब वांग जी कहता है इससे तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तब विंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैंने अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया और तुम मुझे अब अपना नाम नहीं बता रहे हो। तब वांग जी कहता है मेरा नाम लंजा है। तब विंग कहता है क्या लंजा? तब वांग जी कहता है हाँ मेरा नाम लंजा है। और ये कह के वो देखता है। तब विंग कहता है ओ अच्छा लंजा, तो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो एक ओमेगा हो और तुम कहीं पे ऐसे वैसे तो नहीं जा रहे होगा, क्या तुम अपने लवर से मिलने के जा रहे हो? तब वांग जी कहता है ये क्या फालतू बकवास है? तब विंग कहता है हाँ मैं बस पूछ रहा हूँ क्या तुम अपने लवर से मिलने के लिए जा रहे हो? तब वांग जी कहता है नहीं मेरा कोई लवर नहीं है। तब विंग कहता है ओ अच्छा तुम्हारा कोई लवर नहीं है, तो तुम किससे मिलने के लिए जा रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तब वांग जी कहता है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मैं चाहे जिससे मिलने के लिए जाऊँ। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है मत बताओ, चलो हम दोनों साथ में नीकलैंड तक सफ़र करते हैं। तब वांग जी कहता है ठीक है। और ये कह के वो
विंग को देखता है। फिर उसके बाद वो जाता है एक पेड़ के नीचे सोने के लिए। तब विंग उसके पास आने लगता है। तब वांग जी कहता है तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तब विंग कहता है मैं तो बस ऐसे ही आ रहा था सोने के लिए, तुम सोने जा रहे हो ना यहाँ पे। तब वांग जी कहता है तुम मुझसे दूर ही रहो, मुझे यहाँ पे सोने दो। और ये कह के वो विंग को दूर कर देता है और फिर वहाँ पर वो सो जाता है। और इधर जो विंग था वो बैठे बैठे वांग जी को देख रहा था और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। और वो कहता है वांग जी तुम कहाँ जाओगे बच के, अब तुम्हें आना होगा मेरे पास ही। और ये कहते हुए वो स्माइल करते हुए सो जाता है। और इधर पहले वांग जी को तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसके पास एक अल्फ़ा था और एक अल्फ़ा होने की वजह से वांग जी की तो नींद उड़ी हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो देखता है कि विंग सो गया है, एकदम नींद में है, तब वो भी लेटता है और धीरे धीरे उसको भी नींद आ जाती है क्योंकि उसका मन थोड़ा सा निश्चिंत हो गया था कि हाँ वो ठीक है, वो सेफ़ है, तो इसलिए वो सो जाता है। और हमें इधर दिखाते हैं अब मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में जो वांग जी था वो उठ चुका था और वो देखता है विंग अभी भी सोए जा रहा है। ये देख के वो बैठ के अपना मेडिटेशन करने लगता है और मेडिटेशन करने के बाद वहीं थोड़ी दूर पे एक तालाब था, वहाँ चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद वो बैठा हुआ था, कोई पानी वानी पीता है और वहीं बैठा हुआ था। तभी विंग को दिखाते हैं। विंग की आंखों पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब विंग अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलने के बाद देखने लगता है कि आखिर में वो कहाँ है। और थोड़ी देर बाद उसे याद आता है अरे वो तो अभी वांग जी को ढूंढ रहा था और उसे वांग जी मिल भी गया है। और ये सोच के उसके चेहरे पे स्माइल आती है और वो उठ के इधर उधर देखने लगता है कि वांग जी कहाँ है, पर वहाँ पे वांग जी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देख के विंग शौक था और कहता है ये लड़का कहाँ गया। और ये खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है और तभी वो भी नदी थी, तालाब, जो नदी थी तालाब था उसके किनारे आता और वहाँ पे देखता है कि विंग देखता है वांग जी बैठा हुआ है। ये देख वो जाता है तुरंत वांग जी के पास कूद के बैठ जाता है और वांग जी उसकी तरफ घूरता और कहता है ये कौन सा बैठने का तरीका है, तुम्हें क्या पता नहीं कैसे बैठा जाता है। तब विंग उसे देख के हंसने लगता है और कहता है क्या हुआ, ऐसे भी तो बैठ सकते हैं। तब वांग जी कहता है तुम्हें बैठने का तरीका नहीं पता है, तुम एलिगेंट तरीके से नहीं बैठते, तुम एकदम बंदरों वाली हरकतें कर रहे हो। तब विंग हंसने लगता और कहता है मैं एक रॉक कल्टिवेटर हूँ, तो मुझे क्या पता कौन सा तरीका है, और मुझे लगता है तुम कोई प्रिंस हो तभी तुम अपनी एलिगेंसी मुझे दिखा रहे हो। तब वांग जी कहता है ये तुमसे किसने कहा, मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ। तब विंग कहता है क्या सच में तुम प्रिंस नहीं हो? तब वांग जी कहता है नहीं मैं प्रिंस नहीं हूँ, मैं बस एक आम सा इंसान हूँ जिसके घर वाले व्यापार करते हैं। तब विंग कहता ओ अच्छा, इसका मतलब तुम व्यापारी के घर के हो। तब वांग जी कहता हाँ मैं व्यापारी का घर का हूँ। और ये कि वो मुंह बनाता और फिर वहाँ से खड़ा हो जाता और कहता है वांग जी तुमने दूसरी रूल तोड़ दी, दूसरी रूल ब्रेक कर दी। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और तब विंग कहता तुम कहाँ जा रहे हो? तब वांग जी कहता क्या तुम्हारा इरादा इसी जंगल में रहने का है, हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। और ये कह के वो आगे आगे जाने लगता है। तब विंग कहता हाँ ये तो बात तुमने सही की, हमें इस जंगल से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो हम इस जंगल में फंसे ही रह जाएंगे। और ये कह के वो लोग अब चलने लगते हैं। और इधर जो वांग जी था वो विंग को देखता और शायद कहता और कहता मैं क्या करूं, मैं इसकी वजह से यहाँ पे फंसा हुआ, अगर मैं यहाँ पे फंसा नहीं होता ना तो मैं सच बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। और ये कह के वांग जी आगे आगे बढ़ने लगता है। और इधर जो विंग था वो भी देख रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा इरिटेट हो रहा है विंग के ऐसे बिहेव करने से, पर वो तो वांग जी को छोड़ के जाएगा नहीं। और ये सोच कर विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। और हमें इधर वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी अब पहुंच चुका था उस जंगल के बाहर। और जंगल के बाहर आने के बाद वांग जी कहता है फाइनली हम पहुंच गए, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी, मैं तो जा रहा हूँ इनमें खाने के लिए। और ये वो आगे आगे जाने लगता है। तब विंग कहता अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ खाने चलूँगा। तब वांग जी कहता नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम अपना यहीं पर रहो। तब विंग कहता नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा ही चाहे जो हो जाए। और ये कह के विंग और वांग जी आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग एक इन में जाते हैं और वहाँ पर बैठ के वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। और इधर जो विंग का खाना था वो एकदम स्पाइसी था, तीखा वाला, जो एकदम रेड था। और उसमें मतलब पता चल रहा था कि ये बहुत तीखा होगा, एकदम मिर्ची लग जाएगी ऐसा था। और इधर वांग जी का खाना था जो एकदम ब्लैंड था, वाइट कलर का, जैसे लग रहा था कि बस इसमें नमक ही पड़े होंगे और कुछ नहीं होगा। ये देख के विंग मुंह बनाता और कहता तुम ये खाना कैसे खा सकते हो? तब वांग जी उस विंग का खाना देख के मुंह बनाता और कहता तुम ये खाना कैसे खा सकते हो? तब विंग कहता है ये खाना बहुत टेस्टी है, तुम्हें नहीं पता है लंजा, ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, खा के देखो एक बार। तब वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं खाना है आशियान, तुम ही खाओ अपना ये खाना तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। और ये कह के वांग जी मुँह बनाता है और विंग हंसने लगता है और कहता है क्या सच में ये खाना सच में तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? तब वांग जी कहता है हाँ ऑफकोर्स ये खाना बहुत बुरा है, जो देख के मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। और ये कह के वो अपना मुँह बना के फिर अपना खाने लगता। और इधर विंग ने अब वाइन भी ऑर्डर कर ली थी और वो लोग
वो लोग बैठ के खाने लगते हैं। और इधर जो वांगजी था वो ग्रीन टी पी रहा था और विंग वाइन पी रहा था। और वो लोग अपना खाना ख़त्म करते हैं और खाना ख़त्म करने के बाद वो लोग चले जाते हैं अपने जो इन बुक की थी अलग अलग उसमें, और अपने अपने इन में थे। तभी बाहर से कुछ टाइम के बाद खूब तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ये सुन के जो वांगजी और विंग थे वो दोनों बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद देखते हैं। तभी जो इनके लोग थे वो लोग इधर उधर मतलब देख रहे थे सड़क पे क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे वांगजी और विंग आते हैं और वहाँ पर एक इंसान से पूछते हैं कि आखिर में यहाँ पे क्या चल रहा है। और जब वो इंसान से जब पूछा जाता है, तो एक नॉर्मल सा कॉमन सा इंसान खड़ा था, तो उससे पूछा जाता है, तब वो बताता है कि यहाँ पे कुछ गोश्त का अटैक हुआ है और वो गोश्त बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो लोग दिन में नहीं दिखते, वो लोग रात में आते हैं और किसी ना किसी को हार्म करके चले जाते थे। पहले वो गोश्त जंगल में रहते थे, लेकिन अब वो लोग जंगल के बाहर आके अपना शिकार करने लगे हैं। और ये कह के सब लोग चिल्ला रहे हैं। तब कहते हैं इस टाइम क्यों सब लोग चिल्ला रहे हैं, अभी तो दिन है। तब वो इंसान बताता है क्योंकि कल रात को एक इंसान गया हुआ था नदी के किनारे और वहाँ पर वो इंसान मारा गया। तब जो वांगजी था वो कहता है ये नदी कहाँ है। तब जो वो इंसान था वो कहता है ये नदी जो हमारी मार्केट है उसके बीच से गई हुई है, और उसी के किनारे वो इंसान गया हुआ था और वहीं पे उसकी मौत हो गई। और इस टाइम सबको उसकी लाश मिली है जंगल के पहले ही। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तब जो बींग था वो कहता है इसका मतलब रात में जाके देखना पड़ेगा। और ये सोच के वो अब प्लान बना लिया था, जब यहाँ पे आया है तो वो रात में देखेगा। और विंग और वांगजी एक दूसरे को देखने पर एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर विंग जाने की तैयारी कर रहा था और इधर वांगजी की उसे जाके देखना ही होगा। ये लोग बहुत ज़्यादा ही कष्ट में है, तो ये कष्ट का निवारण करना तो पड़ेगा ही। तो वो दोनों अपना अपना प्लान बना चुके थे कि वो दोनों कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो हमें दिखाते हैं अब वांगजी को। वांगजी रात में अपने चेहरे को एक वाइट रुमाल से बांध के निकलता है। और निकलने के बाद वो इधर उधर देखते हुए जा रहा था कि कहीं कोई उसे मिल ना जाए। और वो नदी के किनारे ही जा रहा था कि कहीं वहीं पे उसे वो मिले ना, क्योंकि वहीं पे ही कई लोगों की डेथ हुई थी। तब वांगजी उस तरफ जा रहा था और तभी उसके पीछे से एक ब्लैक रोब्स में इंसान आता है जो उसे देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बात वांगजी ने कही थी। तब वो इंसान देखता है और कहता है क्या तुम मुझे पहचानते हो। तब जो वांगजी था वो कहता है आशियन ये मैं हूँ। और ये कह के वो अपने फेस से हटाता है और कहता है मैं हूँ लंजा। तब विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कल्टीवेशन। तब वांगजी कहता है ऑफ कोर्स मुझे कल्टीवेशन आता है। तब विंग कहता है देखो मैं तो एक रॉक कल्टीवेटर हूँ, मुझे तो कल्टीवेशन आती है, लेकिन तुम तो एक जो होते हैं जो व्यापार करते हैं उनके फैमिली से हो, तो तुमको कैसे आती है कल्टीवेशन। तब वांगजी हिचकिचाने लगता है कि वो क्या बोले, वो क्या बोले, वो तो फंस गया। अब तो वो तो गया। और ये सोच के वांगजी मुंह बनाता है। तभी जो विंग था वो कहता है मैं समझ गया तुम्हें शौक होगा ये सब सीखने का, इसलिए तुमने सीख लिया। तब वांगजी कहता हाँ इसलिए सीखा है। और ये कह के वो कहता हाँ फाइनली मैं बच गया। और फिर मन में सोचता है ये रूल तो नहीं टूटा, ये रूल ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि उसका तो मन था ये सब सीखने का। वो ओमेगा की तरह भी सीख सकता था, जो ओमेगा कढ़ाई बुनाई वो सब सीखते हैं वो भी सब सीख सकता था, लेकिन उसे ये सब ज़्यादा पसंद था, तो उसने ये सब शौक की वजह से ये तो सीखा। तो ये सोच कर वो कहता है हाँ चलो एक रूल नहीं टूटा। और ये कह के वो खुश रहता है। तब विंग कहता है तुम भी देखने के लिए जा रहे हो तब क्या। तब वांगजी कहता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ देखने के लिए। तब विंग कहता है चलो हम दोनों साथ ही में चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब वांगजी कहता है मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं है और मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं अकेला संभाल सकता हूँ। तब विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो और तुम अकेले संभाल सकते हो, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ इसलिए मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। और ये कह के वांगजी और विंग वहाँ से अब आगे बढ़ने लगते हैं। और इधर जो वांगजी था वो कहता है तुम दूसरी साइड से आओ, मैं इस साइड से जाता हूँ। तब विंग कहता है नहीं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तब विंग कहता है तब वांगजी कहता है कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ जो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, मैं अकेला संभाल सकता हूँ। तब विंग कहता है नहीं यहाँ पे संभालने की बात नहीं है, हम दोनों को साथ ही में रहना चाहिए। अगर खतरा आएगा तो हम दोनों साथ मिलकर संभाल लेंगे, लेकिन अगर खतरा इधर उधर से आया हम लोग अलग अलग रहेंगे तो वो लोग हमारे ऊपर भारी पड़ सकते हैं। और ये कह के वो वांगजी को देखता है। तब वांगजी कहता है ठीक है तुम जो कह रहे हो वो सही है। ये कह के वो मुंह बनाता है। तब विंग हंसता है और कहता है तुम ऐसे मुंह क्यों बनाते हो जब तुम ऐसे गलत हो जाते हो, ये तुम्हारा ऐसा फेस बनाना मुझे बहुत पसंद आ रहा है पता नहीं। तब वांगजी कहता है तुम मुझसे दूर रहो। और ये कह के वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और जब आगे जाते हैं तब वहाँ पे एक
गोश्त आता है और उस गोश्त को देख के वो लोग हैरान जाते हैं, क्योंकि वो स्नेक की तरह था, बहुत बड़ा सा स्नेक था। और उसको देख के वो लोग सोच रहे थे ये कौन सा प्राणी है, ये पानी में भी रह सकता है, ये ज़मीन पे भी रह सकता है। और ऐसे जो गोश्त है वो बहुत कम दिखाई देते थे, तो इसलिए ऐसे मतलब क्रिएचर, गोश्त नहीं यार, क्रिएचर, ऐसे क्रिएचर बहुत कम दिखाई देते थे। तो इसलिए वांग जी कहता है ये इतना बड़ा। तब जो विंग था वो कहता हाँ, इससे हमें बचना होगा, और इससे तुम चलो अब मेरे साथ, मेरी हेल्प करो। और ये कह के वो दोनों आगे बढ़ते हैं अपनी तलवार लेके। और वो जो स्नेक था खूब बड़ा सा, वो उन लोगों पर अटैक कर रहा था, और इधर विंग और वांग जी भी अपनी लड़ाई कर रहे थे। और लड़ते हुए वो दोनों बहुत टाइम तक फाइट करते हैं, बहुत टाइम तक। और इधर जो वांग जी था वो अब कमज़ोर पड़ने लगा था, वो अब संभाल नहीं पा रहा था खुद को। वांग जी को चक्कर आने लगे थे, क्योंकि उसको एक बार स्नेक ने बाइट कर लिया था, जहाँ की वजह से वांग जी के पूरे शरीर में अब जो जहर था वो फैलने लगा था, क्योंकि उसके दांतों में जहर था। और वांग जी बेहोश हो रहा था, और वो धीरे धीरे अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। और इधर जो विंग था वो कह रहा था वांग जी तुम अपने आप को संभालो, बस मैं इसे अभी ख़त्म कर दूंगा, तुम अपने आप को संभालो वांग जी। और ये कहते हुए वो वांग जी को दिलासा दे रहा था, पर वांग जी का सर तो पूरी तरह घूम रहा था, उसे समझ में नहीं आता वो अब क्या करे। अब वांग जी अपनी तलवार भी सही से नहीं पकड़ पा रहा था, और इधर उधर झूमने लगा था कि उसे मतलब गिरने वाला था वो। तभी जो स्नेक था वो वांग जी के ऊपर फिर से अटैक करता है, और वांग जी ये देख के उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। लेकिन तभी वांग जी के सामने विंग आ जाता है, और विंग आते ही जो उस स्नेक का सर था वो उसके धड़ से अलग कर देता है, और उसका सर जाके थोड़ी दूर पे गिरता है, और वहाँ पे पूरा ब्लड हो गया था। और इधर जो वांग जी था उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, लेकिन वो उस कुछ ही टाइम में नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और ये देख के विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और वो वांग जी को उठाता और वांग जी को लेके जाने लगता, और कहता वांग जी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा वांग जी। और ये कहते हुए वो उसे इन में लेके जाता, और वहाँ पे हीलर के बारे में पूछता है कि कोई हीलर अगर उसे मिल जाता तो। तब जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे वो लोग कहते हैं कि हीलर है, लेकिन थोड़ा दूर रहते हैं और उन्हें लाने में टाइम लगेगा। तब विंग कहता है उस ओनर से कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए, आप जितना पैसा कहेंगे मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे बचाना है, ये मेरे लिए सब कुछ है। और ये कह के वो वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, और कहता वांग जी तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्यार। और ये सारी चीज़ें वांग जी जो था वो सुन रहा था, बस लेटे हुए बेहोशी में ये सारी बातें सुन रहा था। और ये सब सुनने के बाद वो अंदर ही अंदर शॉक हो रहा था, उसे ये था कि हाँ वो होश में है। विंग वो बोलना चाहता था कि आशियन मैं होश में हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन वो अपनी आंखों को खोल नहीं पाया था, उसकी बॉडी रिएक्शन नहीं कर रही थी। ये सोच के अंदर ही वांग जी की सांसें फूल रही थी कि आखिर में वो उठ क्यों नहीं पा रहा है, उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है, वो सब कुछ कर पा रहा है, लेकिन वो ऐसे पड़ा क्यों है, वो उठ क्यों नहीं पा रहा है, अपने जो बॉडी है उसको मूव क्यों नहीं कर पा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और ये सब सोचते हुए जो वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, और वो सोचा था कि अब वो क्या करे, वो कैसे बचे, उसे समझ में नहीं आ रहा है। और इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, और कह रहा था वांग जी मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, मैं चाहे जैसे तुमको ठीक करके रहूँगा वांग जी, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और ये कहते हुए विंग बस इधर उधर से चक्कर लगा रहा था, और कह रहा था तुम्हें कुछ नहीं होगा वांग जी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये कहते हुए वो वहीं पर बैठा हुआ था। तभी कुछ टाइम के बाद जो वहाँ का ओनर था वो एक हीलर को लेके आता, और वो हीलर जब आता है तब वो वांग जी को देखता है, और वांग जी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था, और उसको देख के कहता है क्या ये ठीक, ये लगता है मर चुके हैं। तब विंग कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो, ये मर नहीं सकता है, ये मेरा पार्टनर है, ये मर नहीं सकता है, अगर इसको तुमने मरा हुआ घोषित किया तो देख लेना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और ये कह के विंग बहुत तेज़ से चिल्लाता है, और जो वो हीलर था वो डर जाता, और वो वांग जी के पास जाता कांपते हुए हाथों को लेके, और वांग जी के जो पल्स थे उन्हें चेक करने लगता है कि आखिर में पल्स चल रहा है कि नहीं। और पल्स उसे वो सीधा डेथ अप्रूव कर देता है कि इनकी
डेथ हो चुकी है, ये अब जिंदा नहीं है। पर जो विंग था वो कहता है नहीं, ये मर नहीं सकता है, ये इतनी जल्दी नहीं मर सकता है, ये मेरा प्यार है, ये मेरा सब कुछ है। अगर ये मर गया तो मेरा क्या होगा? मैं अकेला जिंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा जिंदा। वांग जी प्लीज़ उठ जाओ, वांग जी तुम ऐसे मेरे साथ क्यों खड़े हो? वांग जी प्लीज़ उठ जाओ वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, तुम मेरे साथ प्लीज़ ऐसा मत करो वांग जी, प्लीज़ मत करो वांग जी, उठो वांग जी। और ये कह के वो चिल्ला रहा था और इधर जो वांग जी था वो भी अंदर ही अंदर रो रहा था। उसे विंग की ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि विंग उससे इतना प्यार करता है, आखिर में आशियान उससे ऐसे एक नज़र में प्यार कैसे कर सकता है? वो लोग तो अभी कुछ टाइम पहले ही मिले हैं ना। तो पर वांग जी तो अंदर ही जिंदा है, वांग जी को सब कुछ सुनाई दे रहा है, वो सब कुछ सुन पा रहा है, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? तभी जो हीलर था वो कहता है देखिए अब मैं इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन एक यहाँ से थोड़ी दूर पे एक पहाड़ी है, उस पर एक हीलर है, अगर आप उनको लेके आए तब हो सकता हो कि आप इनकी जान बचा पाए। वो हीलर बहुत ज़्यादा ही जाने माने हैं, तो हो सकता हो वो इनको बचा ले। और ये कह के वो एड्रेस दे देता है। तभी जो विंग था वो कहता है ठीक है मैं वहाँ पे जाऊँगा। और ये कह के वो वांग जी को सुलाता है और कहता है वांग जी तुम यहाँ पे रहना, ये लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, मैं उस हीलर को हर हालत में लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, तुम टेंशन मत लेना लंजा, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। और ये कह के वहाँ से जो विंग था वो चला जाता है। और इधर जो ये हीलर था वो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा था कि जहर उतरे, हो सकता हो वो जिंदा हो सकता हो कुछ ऐसा हो, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और ये बात इस हीलर को समझ में नहीं आती कि आखिर में वो क्या करे ऐसे एक डेथ बॉडी को वो लोग कैसे रख सकते हैं। लेकिन उसने अभी रखने का ही फैसला लिया, क्योंकि जो बड़े हीलर होते हैं उनसे वो लोग ज़्यादा बीमारियों को जानते हैं, तो हो सकता हो इस जहर का कोई ना कोई तोड़ हो। तो विंग वहाँ से चला जाता है और हमें विंग को दिखाते हैं, विंग अपनी जो तलवार थी उस पर उड़ते हुए जाता है और उस घर के सामने पहुँचता है और वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है वैद्य जी आप बाहर आइए। तभी वहाँ से एक लड़की बाहर आती है और कहती है क्या हुआ आपको कोई चोट लगी है? क्योंकि विंग के कपड़ों पे खून भी था। तब जो विंग था वो कहता है नहीं प्लीज़ आप मेरे पार्टनर को बचा लीजिए, मेरे पार्टनर को पता नहीं क्या हो गया, प्लीज़ आप बचा लीजिए। और ये कह के विंग वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब जो हीलर थी वो कहती है ठीक है आप रुकिए, मैं अभी चलती हूँ, मैं अपने भाई को लेके आती हूँ। और ये कह के वो जाती है, अपना बक्सा लेके आती है जिसमें सारी दवाइयाँ थी और अपने भाई को साथ में ले लेती है। और इस हीलर का नाम वेंचिंग था। वेनिंग और वेंचिंग फिर विंग के साथ अब आने लगते हैं। और इधर जो वेंचिंग थी उसके पास तलवार था पर उसके भाई के पास नहीं था। तब जो उसका भाई था वेनिंग वो विंग की तलवार पे था और वेंचिंग अपनी तलवार पे थी। और 3 घंटे के अंदर अब वो लोग 3 घंटे में विंग चला भी गया था और चला भी आया वेंचिंग को लेके। 1.5 घंटे लगे। तब वहाँ पे आ जाते हैं और वेंचिंग अंदर जाती है और वांग जी को देखती है और जब उसकी बॉडी को चेक करती कहती है इसका तो सांस ही नहीं चल रहा है, ये मर चुका तो नहीं है। तब जो हीलर था वो कहता हाँ मैंने यही कहा इनसे, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैंने आपको बुलाने को कहा। तब वेंचिंग कहती है ठीक है इसको क्या काटा है? तब जो विंग था वो बताता है कि एक बड़ा सा सांप की तरह दिखने वाला कोई क्रिएचर था, लेकिन उसे नहीं पता वो क्या था। तब वेंचिंग कहती है ठीक है आप लोग थोड़ा इनसे दूर होइए। और वहाँ का जो विंडो था वो खुलवाती और कहती है इनको थोड़ी हवा लगनी चाहिए। और ये कह के वो जंगले खुलवा देती है और फिर वहाँ से हवा आने लगती है। और फिर इधर जो वांग जी था उसके ऊपर जब ठंडी ठंडी हवा पड़ रही थी तब वांग जी को थोड़ा अच्छा लग रहा था और वो सोच रहा था कि वो यहाँ पर अब वो कैसे इन लोग को बताए कि वो जिंदा है, नहीं तो ये लोग तो उसे मरा हुआ है समझेंगे और उसके अंकल के पास, उसके गंगा के पास ये बात कैसे पहुंचेगी। ये सब अंदर ही अंदर जो वांग जी था वो सोच रहा था। पर अभी सबसे बड़ा ये है कि उसे अभी जिंदा बचना होगा। और ये सोच के वो अभी पड़ा हुआ था चुपचाप बस वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, वो कुछ नहीं कर सकता था। और तभी वेंचिंग कहती है इनका नाम क्या है? तभी जो विंग था वो कहता है इसका नाम वांग जी है, ये वांग जी है। और ये कह के वो बोलता है। तब जो वेंचिंग थी वो देखती है और कहती है वांग जी अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो तुम अपने हाथों के अंगूठे को हिलाओ, अगर तुम मुझे सुन सकते हो। तब जो वांग जी था वो सुनता है और वो तुरंत अपने अंगूठे को बहुत हल्का सा मूव करता है। और ये देख के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तो जोर से कहता है उसने हिलाया, उसने अपना अंगूठा हिलाया वेंचिंग उसने अपना अंगूठा हिलाया। और ये कह के वो जोर से चिल्लाता है। तब वेंचिंग कहती है तुम शांत हो जाओ, मुझे देखने दो। और ये कह के वो फिर देखती है और कहती है वांग जी अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो अपने पैर की जो राइट पैर का अंगूठा है उसको तुम हिलाओ। और ये कह के वो देखने लगती है। तभी वांग जी फिर से हिलाता है। तब
जो वेंचिंग थी वो देखती है और कहती है मैं समझ गई इसको क्या हुआ है। और ये कह के वो तुरंत अपने बक्से को खोल के दवाइयाँ निकालने लगती है, कुछ औषधियाँ निकालने लगती है। तब जो विंग था वो कहता है क्या हुआ है इसको, मुझे बताइए क्या हुआ है इसको। तब जो वेंचिंग थी वो बताती है कि इसके अंदर एक ऐसा जहर गया हुआ है जिस जहर की वजह से सबको लगेगा कि इंसान मर चुका है, लेकिन जो इंसान के ऊपर इस जहर का उपयोग हुआ रहता है वो इंसान अंदर ही अंदर जिंदा रहता है, उसे सब कुछ सुनाई देता है, वो सब कुछ सोच सकता है, समझ सकता है, सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। और जो डॉक्टर रहेंगे या फिर हीलर रहेंगे उन लोगों को बस यही लगेगा कि वो इंसान मर चुका है, इस इंसान की जो सांसें हैं वो नहीं चल रही है, पर उस इंसान की सांसें इतनी धीमी होती हैं कि कोई पकड़ नहीं सकता है। इस जहर का यही राज होता है कि जिंदा इंसान भी मरा हुआ लगता है, जैसे लगता है कि वो इंसान मर चुका है। और सब लोग डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। और अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया, नहीं तो तुम किसी और के पास लेके जाते तो वो लोग बस डेथ ही बताते, क्योंकि इस दवा का अभी तक कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने इसका कोई ना कोई इलाज मैं लाके दे दूंगी, क्योंकि मेरे पास इसके कई इलाज हैं, क्योंकि मेरे फादर भी हीलर थे। और तुम टेंशन मत लेना, ये बच जाएगा। और ये कह के वहाँ से जो वेंचिंग थी वो कुछ दवाइयाँ निकालती है और वांग जी के जहाँ पे उस सांप ने काटा हुआ था वहाँ पे लगा देती है और कुछ दवाइयाँ वांग जी के मुंह में डाल देती है और कहती है इन्हें अब ऐसे ही रखना, इन्हें बस देखना कि इन्हें कुछ हो ना, और मैं कुछ टाइम में दवाइयाँ लेके खुद आ जाऊँगी यहाँ पे। और ये कह के वेंजिंग वहाँ से वेंडिंग के साथ चली जाती है। और इधर जो विंग था वो बैठा हुआ था और वो देख रहा था वांग जी को। और इधर विंग की आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था वांग जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा वांग जी, मेरा क्या होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। और ये कह के वो बस वांग जी के सर को अपने जो लैब थी उस पर रख के बस देखे जा रहा था। और वांग जी सोचता था क्या कोई इंसान उससे इतना प्यार कर सकता है, कोई उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है, वो सच में विंग उससे इतना प्यार करता है। और ये सोच के वांग जी को अंदर ही अंदर रोना आ रहा था और जो उसकी आंखें थी उससे आंसू गिर रहे थे। तभी विंग दिखता कि वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये देख के वांग जी की आंखों को पोंछता है और कहता है वांग जी तुम रो मत, तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें हर हालत में ठीक कर दूंगा। और वैसे भी वेंचिंग ने कहा है ना कि वो तुम्हें ठीक कर देगी, तो तुम टेंशन मत लो, तुम मत रो। और इधर जो वांग जी था वो अपने मन में कह रहा था विंग मतलब आशियन मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम मुझे ठीक नहीं कर पाओगे, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास इतना प्यार करने वाला इंसान है। बस हम लोग को मिले हुए अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं और हम दोनों इतने करीब आ गए, मुझे तो पता नहीं चला। और मुझे पहले लगा था कि मैं तुमसे बस अट्रैक्ट हुआ हूँ, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहते हुए मतलब वांग जी अपने मन में कह रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और अभी वांग जी की आंखें खुली हुई थी। तब जो विंग था वो भी बस लेके बैठा हुआ था, बस चुपचाप बैठा हुआ था। और वहाँ पे वो कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगे। और हमें दिखाते हैं 6 घंटे बाद का सीन। 6 घंटे बाद जो वेंचिंग थी उसे दिखाते हैं वो अंदर वांग जी के पूरे शरीर पे जो भी औषधि थी वो सब लगाती है और कुछ खिलाती है और कुछ औषधि विंग को देती है कि वांग जी को ये दे देना। और वांग जी को अभी ठंडा रहना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो जहर है उसके अंदर है और ये जहर बहुत ज़्यादा ही वांग जी को गर्म फील करा रहा है। और इसको उतारने के लिए मतलब जो वांग जी का बुखार है उसको उतारने के लिए हमें कुछ औषधियाँ हमने लगाई हैं जिससे वांग जी को ठंडा ठंडा फील होगा। और ये कह के वो और कुछ दवाइयाँ देके चली जाती। और इधर जो विंग था वो वांग जी की बहुत अच्छे से केयर करता है। और वांग जी की 1 हफ्ते तक केयर करने के बाद अब वांग जी धीरे धीरे अपने पैरों को मूव कर पा रहा था, हाथों को मूव कर पा रहा था, बोल पा रहा था। और विंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा ही। और ऐसे ही अब 2 हफ्ते हो गए थे और 2 हफ्ते बाद अब वांग जी एकदम ठीक था। और आज वेंचिंग कहती है वांग जी तुम एकदम ठीक हो गए, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा इतना ध्यान रखता था, ऐसा पार्टनर जिसके पास हो उसे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। और ये कह के वेंचिंग स्माइल करती है। तब जो वांग जी था वो देखता है और कहता है हाँ आप सही कह रही हो। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है और विंग कहता है अरे वांग जी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो वांग जी कहता है नहीं मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा कि आप मेरी ज़िंदगी में। और ये कह के वो दोनों फिर अपने रूम में आता है। और इधर जो वांग जी अपने रूम में आता है तब वो विंग को फिर से गले लगा लेता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लाइफ में आए और
आप मेरे अल्फ़ा हैं, अल्फ़ा हैं। और ये कह के वो विंग की लिप्स पर एक क्विक किस करता है और विंग कहता है वांग जी ये। तब वांग जी कहता है बस मेरा मन क्या 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 मुझे करना नहीं चाहिए था। तब विंग कहता है नहीं नहीं तुम करना चाहिए। और ये कह के वो सीधा वांग जी का लिप्स पर करता है और उसे किस करने लगता है और कहता है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो कुछ टाइम तक वांग जी को किस करता है। फिर उसके बाद जब वांग जी को सांस लेने में दिक्कत होती है तब विंग छोड़ता है। तब वांग जी कहता है आप कितने बुरे हो, मुझे इतना तेज़ से बाइट किया। तब विंग कहता वांग जी मैं क्या करता, मैं अपने आप को कितने दिन से कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तब वांग जी कहता हाँ जो भी हो, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तब विंग कहता मैं कुछ भी कर सकता हूँ वांग जी, कुछ भी। और ये कह के वो एक स्माइल देता है और फिर से वांग जी को पकड़ के किस करने लगता है। और वांग जी कहता अब मुझे छोड़िए। और ये कह के वो दूर करता है। और तभी उनके गेट पे नॉक नॉक होती है। और जब वहाँ पे नॉक नॉक होती है तब जो विंग था वो कहता है रुको मैं देखता हूँ कौन आया है। और ये कह के वो डोर खोलने के लिए उठने लगता है। अभी वो लोग बिस्तर पे ही बैठे हुए थे। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं नहीं आप रुकिए मैं देख के आता हूँ। और ये कह के वो खड़ा होता है और वो जाके वहाँ का जो डोर था उसको खोलता है। और खोलने के बाद वो शॉक, उसको तो एकदम शॉकिंग स्टेज में चला गया था। तभी जो विंग था वो कहता क्या हुआ वांग जी तुम क्या देख रहे हो। तब जो वांग जी था उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और जब विंग आता है और वो देखता है वहाँ पे लांच जान थे। और जब लांच जान विंग को देखते हैं तब वो कहते हैं सेकंड मास्टर विंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप वांग जी के साथ थे, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप वांग जी के साथ हैं, हमें वांग जी को ढूंढने में ज़्यादा आसानी होती। तब वांग जी विंग को देखने लगता है और वो उसके मन में क्वेश्चन था कि आखिर में ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तभी जो लैन शिचान थे वो कहते हैं वांग जी तुम ऐसे शादी से भाग के कैसे आ सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है हमारी कितनी इंसल्ट हुई है। तब वांग जी कहता है वो गग्गा। तभी वहाँ पे विंग आता और कहता है देखिए शिचान आपको ऐसे बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं। और वांग जी वैसे भी मेरा ओमेगा है तो ये चला गया कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं वांग जी से शादी करूँगा अभी भी। तब वांग जी कहता है विंग विंग ये तुम क्या कह रहे हो। तब विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता और कहता है वांग जी मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है, मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपा के रखी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और मैं अब सोच रहा है कि अब मैं तुम्हें बता दूंगा। तब वांग जी कहता है पर हुआ क्या है, आप लोग मुझे बताओगे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे ऊपर नाराज़ मत होना वांग जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता था। तब वांग जी कहता पर आप लोग मुझे बताओगे, और ये कह के वो देखने लगता है सबको। तब विंग कहता है ठीक है अंदर आओ, और शिचैन भी वहाँ पे अंदर आते हैं। फिर उसके बाद विंग बताना स्टार्ट करता है कि जब उसकी मैरिज तय हुई थी वो मैरिज नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने वांग जी की फ़ोटो देखी तभी विंग को वांग जी से लव एट फर्स्ट साइड हो गया। उसे तो पता नहीं चला कि उसे वांग जी से प्यार कब हो गया, लेकिन वो खुश था कि उसे वांग जी से प्यार हो गया है, उसे किसी से प्यार हुआ है। और वो इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब उसे पता चला कि वांग जी वहाँ से भाग चुका है तब विंग को बहुत बुरा लगा था। और फिर तब विंग ने फैसला लिया था कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़का होगा मतलब कोई अल्फ़ा होगा तो वो उसके लिए विंग तुम्हें हमेशा छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम किसी से प्यार नहीं करते होगे तो मैं तुम्हें अपने प्यार में गिराऊंगा। और बता देता है ये सब वो कैसे मिला वांग जी से। लेकिन फिर उसके बाद ये सब सुन के वांग जी खड़ा हो जाता और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी जो विंग था वो वांग जी के पास आता और कहता है वांग जी अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देते, और वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता था और जितनी भी केयर मैंने आज तक की है वो सब बस मैंने प्यार में किया है, और नहीं मैं अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे दूर जाता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता था वांग जी, बहुत प्यार, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था वांग जी, और जो भी मैंने किया मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है और इधर वांग जी विंग को देखता है और अपने गग्गा को देखता है और कहता है सब लोग मुझे धोखा देते हैं सब लोग। तब शिचान कहता है वांग जी कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दिया समझे, और ये सब तुम्हारी गलती, और देखो इन्होंने चाहा होता तो हमें बता दिया होता, इन्फॉर्म कर दिया होता कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ हो, हम तो तुम्हें यहाँ पे ढूंढते हुए पहुँचे हैं, इतने दिन से ढूंढ रहे थे और आज जाके तुम हमें मिले हो समझे, तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो। तब जो वांग जी था वो पिंक को देखता है, फिर वो सर नीचे कर लेता है और जो शिचान थे वो कहते हैं चलो अब, और मास्टर भी अब आप टेंशन मत लीजिए, आपकी शादी वांग जी से होगी, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने इतना कुछ किया है वांग जी के लिए, हमें पता चला कि वांग जी की कैसी तबीयत खराब थी, आपने उसकी कितनी सेवा की है, तो आपकी शादी वांग जी से होगी क्योंकि वांग जी के लिए आप एकदम परफेक्ट हो। और ये कह के शिचान देखते हैं तभी जो विक था वो खड़ा होता और कहता है नहीं नहीं शिचान आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये सब मत करिए। तब जो शिचान थे वो कहते हैं पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मास्टर भी। तब जो
वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि वांगजी मुझे पसंद नहीं करता, लंजा मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। मैं अब यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं फिर वांगजी के सामने भी नहीं आऊँगा, मैं कभी नहीं आऊँगा। और मुझे जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उसका मुझे पछतावा है और मैं उसकी प्रायश्चित करता हूँ वांगजी तुम्हारे सामने। मैंने तुमसे झूठ बोला और हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार सब कुछ सच्चा था। और यहाँ तक मैंने अपना नाम भी तुम्हें सच ही बताया था। मुझे बचपन में प्यार से सब लोग आशियान बुलाते थे, इसलिए मैंने तुम्हें सच्चा नाम बताया था, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते ही नहीं हो, इसलिए तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी गलतियाँ ज़्यादा बड़ी लग रही हैं, तो ठीक है, मैं अब से तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा वांगजी, नहीं आऊँगा। और ये कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जो वांगजी था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रो रहा था। वो बस मतलब बैक करके खड़ा हुआ था, जिस तरफ विंग खड़ा था उस तरफ बैक थी वांगजी की। तो इस तरफ हम लोग वांगजी को दिखाते हैं, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा ही और उसकी आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे। तभी जो वांगजी था वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि विंग जा रहा है और दौड़ के जाता है। वांगजी विंग को गले लगा लेता और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तुमने पहले मुझसे प्यार किया और अब हमेशा के लिए मेरी लाइफ से डिसअपीयर होना चाहते हो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है और विंग के भी आंखों से अब आंसू गिरने लगे थे। वो भी वांगजी को खूब तेज से गले लगा लेता है और वहाँ वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और तब शीशान कहते हैं, देखो अब हमें चलना चाहिए वांगजी, अब हमें चलना चाहिए, बस बहुत हो गया। तब वांगजी कहता है, हाँ हाँ गंगा, हाँ। और ये कह के वो अपनी गंगा के पास चला जाता है। तब जो शीशान थे वो कहते हैं, अब क्या करना है, ज़रा आप लोग हमें बताएंगे कि अब आगे का क्या होगा कार्यक्रम। तब विंग कहता है, आगे का कार्यक्रम का क्या करना है, आगे हमारी शादी होगी और हम आपके घर अपनी बारात लेके आएंगे और इस बार बहुत अच्छे से होगी। तब जो शीशांत थे वो कहते हैं, हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई की लाइफ में आप जैसा लाइफ पार्टनर है, जो मेरे भाई से इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना ज़्यादा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तब जो विंग था वो कहता है, आप विश्वास कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई इतना प्यारा है ही कि उसे इतना प्यार किया जाए। और ये कह के फिर वहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो विंग के जो गार्ड्स होते वो भी आ जाते हैं और फिर यहाँ से विंग चला जाता है और वांगजी चला जाता है। अब उन दोनों क्लैंस के बीच में फिर से शादी का जो मुहूर्त था वो निकाला जाता है और सारी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और अब सब कुछ फिर से पहले की तरह हो गया था। और जब पहले विंग आया अपने क्लैन में, तब वहाँ पर उसने सब कुछ बताया। तब फेमियान कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना विंग, मुझे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी टेंशन मुझे लगी रहती है, मैं नहीं चाहता बेटा कि तुम्हें कुछ हो। और तुमने वांगजी के लिए इतना सब कुछ किया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम किसी के लिए इतना सब कुछ। तब वांगजी का नाम सुनते ही विंग कहता है, पिताजी, मैं उससे प्यार करता था और मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं उससे दूर रहता। मैं नहीं रह पाता पिताजी, मैं नहीं रह पाता। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो हो गया, अब इस बात पे फोकस करो कि विंग की शादी है और उसकी तैयारियाँ करो ज़ोरों शोरों से, और इस बार और भी ज़्यादा धूमधाम से होनी चाहिए। और वांगजी और विंग की शादी 1 हफ्ते बाद की पड़ी हुई थी। और इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी जब अपने क्लान पहुंचा था तब उसके अंकल तो अपनी ज़िंदगी में नहीं थे। वो चिल्ला रहे थे वांगजी के ऊपर कि वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा बिहेवियर ये कैसा, तुम शादी से भाग गए, वो लोग चाहे होते तो हमारे ऊपर हमला कर दिए होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इनको देखो, वो तुमसे इतना प्यार करने लगा था कि वो तुम्हारे पीछे पीछे चला गया। वांगजी, मैं तुम्हें सच में कह रहा हूँ कि वो तुम्हारे लिए अल्फ़ा बहुत अच्छा है, तुम शादी से कैसे मना कर सकते हो। मतलब वो अपना सब कुछ कह रहे हैं। तभी जो शीशान थे वो कहते हैं, अंकल मुझे आपसे कुछ कहना है। तब कुरान कहता है, शीशान तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ये बिगड़ा हुआ, और इस बार वांगजी तुम्हारी शादी फिर से विंग के साथ ही होगी, क्योंकि विंग ने फिर से तुमसे शादी करने के लिए कहा है। और इस बार अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तुम्हें इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी कि तुम सोच नहीं सकते हो। मैं सच में तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा तुम भूल नहीं पाओगे। और ये कह के वो चिल्लाते हैं। तभी जो लान शीशान थे वो कहते हैं, अंकल मुझे आपसे कुछ कहना है। तब जो कुनान था वो कहता है, अब तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो, मेरा दिमाग मत खराब हो, क्या तुम्हें कोई और शौक मुझे देना है। तब शीशान कहते हैं, नहीं नहीं अंकल, मुझे आपसे बस कुछ बताना था। तब जो अंकल थे वो कहते हैं, हाँ बोलो। तब शीशान कहते हैं, इस बार वांगजी कहीं नहीं जाएगा, वो विंग से शादी करने के लिए तैयार है, उसने विंग से खुद बोला है। तब शीशान कहते हैं, कुनान कहते हैं, ओह अच्छा ऐसी बात है, हाँ चलो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको तो इसके रूम में नज़र बंद कर देता और फिर सीधा ये शादी के दिन निकलता, वो भी रोज़ पहन के। और ये कह के वो वांगजी को उसके रूम में जाने के लिए कहते हैं। और वांगजी जब जाने लगता है तब कुनान कहते हैं, वांगजी तुम ठीक तो हो ना, जो भी तुम्हारे साथ हुआ मैंने सुना, मैं गुस्से में था, लेकिन मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है वांगजी, ऐसा मत किया करो। तब वांगजी
अपने अंकल को देखता है और एक सॉफ्ट सी अपना जो आँखें थी, वांग जी की आँखें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी ये बातें सुन के, और वो कहता है हाँ अंकल मैं एकदम ठीक हूँ और आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं अब जाता हूँ अपने रूम में। तब कुरान कहते हैं हाँ जाओ। और अब शादी की ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ होने लगी थी लान क्लान में भी, और आज शादी का दिन आ चुका था और वांग जी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था। वो अपने रूम में बैठा हुआ था और वो कह रहा था हाँ मेरी शादी है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा मेरी शादी हो रही है, ओ माय गॉड मैं क्या करूँ क्या पहनूँ, मुझे एकदम अलग लगना है, विंग मुझे देख के देखता रह जाए, मतलब ये सब वो बोल रहा था और कह रहा था। तभी वहाँ पे लान शिचान आते हैं और कहते हैं वांग जी तुम क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता ओह गग्गा आप। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांग जी तुम तैयार तो होना शादी के लिए। तब वांग जी कहता है हाँ गग्गा इस बार तो मैं एकदम तैयार हूँ एकदम, और मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना गग्गा, कहीं विंग मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। तब जो शिचान थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं वांग जी विंग ने तुम्हारे लिए इतनी सारी जोखिम उठाई है, तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए नहीं, वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। तब जो वांग जी था वो कहता है पर गग्गा मुझे डर लग रहा है अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो। तब कुरान कहते हैं तुम टेंशन मत लो, कोई भी सॉरी शिचान कहते हैं तुम टेंशन मत लो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। और ये कह के वो इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ पे अब जो विंग था वो आ चुका था लान क्लान में, और जाके अब फिर से वही सारी रिचुअल्स स्टार्ट हो गई थी। और अभी जो विंग था उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, बहुत ज़्यादा ही बड़ी। और इधर हमें दिखाते हैं वांग जी को, वांग जी भी अब तैयार होके वेडिंग रोज में आ चुका था और उसके चेहरे पे एक बेल थी, और उसको देखने के बाद विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि चलो हाँ फाइनली इतनी पापड़ बेलने के बाद उसका ओमेगा अब उसका हो रहा है। और यहाँ पे सारे रिचुअल्स स्टार्ट किए जाते हैं, पहले अर्थ और हेवन को बो करने के लिए, फिर उनके पूर्वजों को, फिर एक दूसरे को ऐसे ही बो करने के लिए कहा जाता है। और जैसे जैसे कहा जाता है वैसे ही दोनों लोग करते हैं, और करने के बाद उनकी मैरिज को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कहा जाता है एक दूसरे को किस करने के लिए। फिर वांग जी का वेल विंग थोड़ा सा उठाता है और फिर उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस कर देता है और वेल तुरंत नीचे कर देता है। और इधर अब इनकी शादी के बाद इनको जब सब लोग आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, स्टेज से जब विंग और वांग जी उतरते हैं तब वो लोग जाते हैं सबके पास आशीर्वाद लेने के लिए और सबके आशीर्वाद लेते हैं। और आज जो विंग था वो बहुत खुश था, उसकी खुशी दिख रही थी। और यानली विंग को बार बार चिढ़ा रही थी, वाह तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे चेहरे की खुशी देखो, पहले तो शादी के नाम से भागते थे। और तब विंग कहता शीजे आप शांत रहो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो शीजे, ऐसे मत बोलो। तब जो यानली थी वो कहती मैं तो बोलूँगी, मैं तो सब कुछ बोलूँगी, तुम विंग मुझे चुप नहीं करा सकते हो, तुम मेरी आवाज़ को दबा नहीं सकते हो। और ये कह के वो हंस रही थी। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं तुम लोग अपना शैतानी बंद करो, अब विंग की शादी हो चुकी है, अब विंग बच्चा नहीं है जो तुम लोगों की तरह ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करेगा। और यानी तुम्हारी शादी तो पहले ही हो चुकी है पर अभी भी तुम एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती हो। और ये कह के मैडम भी देखती हैं। तब जो यानी थी वो थोड़ी शांत हो जाती हैं और हमें दिखाते हैं अब वांग जी की विदाई के टाइम, वांग जी का विदाई हो रहा था और वहाँ पे जो वांग जी था वो अपने अंकल को पकड़ के रो रहा था और शिचान को, और ये सब देख के विंग को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और वो वांग जी को देख रहा था दूर से, क्योंकि अभी उनकी फैमिली टाइम है तो इसमें जाके विंग इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तो इसलिए बस खड़ा होके देख रहा है कि आखिर में यहाँ पे चल क्या मतलब क्या क्या हो रहा है। और फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग लाते हैं और वांग जी को बैठा देते हैं जो घोड़ा गाड़ी थी उसमें, और फिर विंग भी चढ़ के बैठ जाता और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। और इधर जो विंग था वो वांग जी को पकड़ता और कहता वांग जी रुक मत, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा और जब भी तुम्हें तुम्हारे अंकल की और गग्गा की याद आएगी तो मैं तुम्हें लेके आऊँगा। तब जो विंग था वो देखता है विंग को और कहता क्या प्रॉमिस तुम मुझे लेके आओगे ना, मुझे बहुत याद आएगी अपने अंकल की गग्गा की। तब जो विंग था वो कहता हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हें लेके आऊँगा, तुम रो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा ऐसे रोना नहीं देख सकता वांग जी, नहीं देख सकता हूँ। और ये कहकर वो वांग जी को चुप कराते तब वांग जी थोड़ा शांत हो जाए। फिर हमें दिखाते हैं जियान क्लैन में विंग और वांग जी आ चुके थे और आज उनकी फर्स्ट नाइट थी और विंग के कमरे को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। और अभी जो वांग जी था वो विंग के रूम में था और वो पूरी तरह से विंग का रूम देख रहा था, और वहाँ पे जो विंग का रूम था वो रेड और ब्लैक में था। ये देख के वांग जी कहता है क्या इस इंसान को सच में रेड और ब्लैक इतना ज़्यादा पसंद है, वो सोच रहा था बस ऐसे। और जो बिस्तर था वो पूरा रेड कलर से ही डेकोरेट हुआ था। और तब जो विंग था वो अब अपने डैड से बातें करता है, अपनी मॉम से बातें करता है, उसे कुछ चीज़ें समझाती हैं वो लोग, फिर उसको उसके रूम में जाने के लिए कहती हैं। और इधर जब विंग अपने रूम में जाने के लिए आता तब वो देखता है कि गेट पे यानली और जियाचन खड़े हुए हैं। ये देख के जो विंग था वो कहता अब तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो। तब यानली कहती है हमें तो बस तुमसे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तब विंग कहता क्या, तब जो यानली थी वो कहती अगर अंदर जाना है तो हमें गिफ्ट दो। तब विंग कहता है ये क्या बकवास है। तब यानली कहती है अरे ये बकवास नहीं, ये रिचुअल है, अगर तुम्हें अंदर जाना है अपने ओमेगा को देखने के लिए तब हमें
कुछ दो तभी तुम अंदर जा सकते हो। तब विंग कहता आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। तब यानली कहती हम परेशान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा हक है। तब विंग कहता अच्छा ठीक है, आप क्या चाहिए। तब यानली बताती हैं कि उन्हें उन्हें कुछ तो चाहिए, गिफ्ट चाहिए, बस कुछ अच्छा सा और कीमती। तब विंग कहता अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, और ये कह के वो जाता है और 2 बॉक्स लेके आता है। तब जो यानली थी वो कहती ये क्या है। तब जो विंग था वो कहता खोल के देखिए, आप दोनों के लिए, मुझे पता था कि आप दोनों ही दुश्मन बनोगे, और ये कह के देता है। तब यानी कहते हैं हाँ हम दोनों लोग दुश्मन नहीं, हम लोग तो बस रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं। और ये कह के यानी अपना खोलती हैं जो उन्हें बॉक्स दिया गया था, उसमें जेड का पिन था। ये देख के यानी की आंखें चमक जाती हैं और कहती है आशियन ये तो बहुत ज़्यादा ही महंगा लगता है, कीमती है बहुत ज़्यादा। तब विंग कहता है आपका भाई है, आपका भाई आपको कीमती चीज़ें ही देगा, ऐसे वैसे थोड़ी ना देगा, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपके हेयर में। तब जो याली थी वो उसको उठा के देखती है और वो सच में बहुत ज़्यादा प्रीत था, वो पूरा जेड का बना हुआ था। और ये देख के यानी देखते रह गई थी और उन्हें वो बहुत पसंद आता। और तभी जियाचन कहता है मेरा क्या है, कहीं मुझे तो ये सब नहीं दियो। तब जो विंग था वो कहता खोल के देखो तो क्या है। तब जियाचन खोलता और उसमें जो जियानचन का गिफ्ट था वो छोटी सी कटार थी जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी। वो देख के जियानचन कहता वाह गग्गा ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं ऐसे वैसे गिफ्ट थोड़ी ना देता हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देता हूँ, ये अब लो और मुझे अंदर जाने दो। तब जो जियानचन था वो कहता है आप जा सकते हो जहाँपना, क्योंकि आपने हमें खुश कर दिया है। और ये कहकर उसे जाने के लिए कहते हैं। तब विंग कहता हाँ हाँ जहाँपना भी मैं और खुश भी मैं ही करूँ, मुझे कोई खुश नहीं करने वाला। तब जो यानली थी वो कहती है विंग तुम अंदर जा रहे हो तो तुम आज खुश हो ही जाओगे, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। और ये कह के यानली और जियानचन वहाँ से भाग जाते हैं और विंग उन लोगों को बस देखता रह गया था, ये दोनों कितने ज़्यादा पावर हो गए हैं, सच में दोनों के दोनों बिगड़ गए हैं। विंग को इनकी जो है शिकायत लगानी पड़ेगी अपनी माँ से। और विंग ये सोचते हुए अंदर जाता है और जब अंदर जाता है तब देखता है अभी वांगजी बैठा हुआ है वेल को पहन के। और अब जो विंग था वो धीरे धीरे वांगजी के पास जाता है और वांगजी के पास जाने के बाद कहता है वांगजी, पर वांगजी कुछ बोल नहीं रहा था। और ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ गई थी और वो जाता है और वांगजी के वेल को धीरे से हटा देता है। और हटाने के बाद वो वांगजी को देखता है और वांगजी अपनी आंखों को नीचे खड़े हुए बैठा हुआ था। वांगजी को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी और ये देख के विंग के फेस पे स्माइल आ गई थी और वो वांगजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता और कहता है वांगजी। तब वांगजी अपना धीरे से आंख ऊपर करता और विंग उसे देखता और कहता है वांगजी। और तब वांगजी कहता तब विंग कहता है तुम तब वांगजी कहता है हाँ। तब विंग कहता है कुछ नहीं। और ये कह के वो सीधा वांगजी के लिप्स पे अटैक कर देता है और वो कुछ बोलने का मौका नहीं देता और वांगजी को किस करने लगता है और किस करते हुए उसके वेल को हटा देता है। और फिर उसके बाद उसके ड्रेस को खोलने लगता है और ड्रेस को खोलने के बाद वो निकाल देता है। और जैसे ही विंग किस करते हुए वांगजी के बालों में हाथ डालता है वैसे ही वांगजी जो एक छोटी सी आवाज़ करता है। तब जो विंग था वो दूर होता है और वो देखता है कि विंग देखता है वांगजी ने कितनी सारी चीज़ें पहनी हुई। ये देख के वो लंबी सी सांस लेता है। फिर वांगजी की सारी ज्वेलरीज वो निकालता है और कहता है तुम्हें इतनी ज्वेलरीज पहनने की क्या जरूरत थी। तब वांगजी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो पहनाया गया था। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और ये कह के वो उसकी ज्वेलरीज निकाल देता है और अपने भी जो अपर रोब्स थे उन्हें निकाल देता है। और फिर विंग वांगजी को किस करने लगता है और किस करते हुए जो वांगजी के इनर रोब्स थे उन्हें भी धीरे धीरे वो लूज़ कर देता है और उन्हें धीरे धीरे उसके जो शोल्डर थे उस पर उससे सरका देता है। और विंग किस करते हुए वांगजी के धीरे धीरे नेक पे आता है और नेक पे आने के बाद वो देखता है जहाँ पे ओमेगा के मार्क रहती है अल्फ़ा के, उसको देखता है और वहाँ पे बस छोटा सा वो लिक करता है और विंग की लिक से ही वांगजी की पूरी बॉडी शिवर करने लगी थी। तब विंग कहता है वांगजी मैं आई। तब वांगजी बस धीरे से नोट करता और कहता हाँ। तब जो विंग था वो तुरंत वहाँ पे बस अपने तीत को एकदम धंसा देता है और वांगजी को मार कर देता है। वांगजी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वांगजी विंग के चेस्ट को बहुत तेज़ से पकड़ लिया था और उसके मतलब नाखून भी धंस गए होंगे, विंग को इतना टाइट से पकड़ा था। और फिर जो वांगजी था उसकी आंखों में आंसू देता भी विंग उसके सामने जाता और कहता है वांगजी तुम भी मुझे कर दो। तब वांगजी कहता है क्या सच में। तब विंग कहता हाँ क्योंकि मैं बस तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ। ये कहे वो अपने नेक को वांगजी के आगे करता और वांगजी भी विंग को तुरंत उसके नेक पे बाइट कर देता है। और बाइट करने के बाद वो देखने लगता है और वांगजी और विंग अब एक दूसरे को फिर से किस करने लगे थे। अब वांगजी धीरे धीरे वांगजी के चेस्ट पे धीरे धीरे विंग आने लगा था और उसके चेस्ट लिक करने लगता है और बाइट करने लगता है, जिससे वांगजी के बॉडी में बहुत अजीब सी सेंसेशन हुई थी और वांगजी के बस माउथ से आवाज़ें निकल रही थी। और ये सब देख के विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा था और वो एक्साइटेड हो रहा था। और यहाँ पर ही हमारी ये FF ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स,
आप लोग को ये एफएफ कैसी लगी ज़रूर बताना। जैसी भी लगी हो, आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग बताना कि मैं लॉन्ग सॉन्ग लाऊं कि ना लाऊं, ठीक है। अगर सुनना हो तो लाऊं, ना सुनना हो तो किस लिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। बाय।